जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3246 से 3248। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। ये जिवेन को तुरंत समझ में आ गया कि स्वर्ग भक्षण करने वाला राक्षसी सम्राट इस समय अपना सिर क्यों नीचे कर लेगा। उसे सबसे अधिक डर था कि ये जिवेन पागल हो जाएगा और संपूर्ण स्वर्ग भक्षण राक्षसी जनजाति का वध कर देगा। वास्तव में उसे संपूर्ण स्वर्गभक्षी राक्षसी जनजाति का वध करने की भी आवश्यकता नहीं थी। जब तक उसने स्वर्ग भक्षण करने वाली राक्षसी जनजाति के सभी अर्थ सम्राटों और दैवीय राजाओं को मार डाला, तब तक स्वर्ग भक्षण करने वाली राक्षसी जनजाति के लिए यह नुकसान अनगिनत वर्षों तक ठीक होने के लिए पर्याप्त होगा। भले ही स्वर्ग को निगलने वाला राक्षसी सम्राट वापस लौट आए, लेकिन नुकसान की भरपाई करने में उसे हजारों साल लग जाएंगे। यदि यह कहा जाता है कि किसी व्यक्ति की ताकत के लिए शॉर्टकट अपनाने के तरीके होते हैं, तो दौड़ की हर ताकत संचय से आती है। वहां कोई शॉर्टकट नहीं था और शॉर्टकट के लिए कोई जगह नहीं थी, न ही कोई शॉर्टकट हो सकता था। वह स्वर्ग भक्षण राक्षसी जनजाति के अस्तित्व के बदले में अस्थायी रूप से अपना सिर नीचे करना चाहता था। आखिरकार स्वर्ग भक्षण करने वाली राक्षसी जनजाति इस बार गलत थी। उन्होंने न सिर्फ इंसानों को भड़काने का बीड़ा उठाया, बल्कि सैकड़ों अरब इंसानों की मांग भी कर डाली। वे व्यावहारिक रूप से मनुष्यों को मारने की कोशिश कर रहे थे। दुर्भाग्य से वे स्वर्ग भक्षण करने वाली राक्षसी जनजाति को नहीं हरा सके। ये जिवेन ने न केवल स्वर्ग भक्षण करने वाली राक्षसी जनजाति के उच्च पदस्थों का वध किया, बल्कि पूर्वी स्वर्गीय सम्मानित जागीर भी क्रोधित होगी। हालांकि वे कुछ भी नहीं कह सकते थे, भले ही ये जिवेन ने स्वर्ग भक्षण करने वाली राक्षसी जनजाति के उच्च पदस्थ लोगों का वध कर दिया हो। आखिरकार चीजें ऐसी ही थी। मनुष्य न केवल ताकतवर थे, बल्कि सही भी थे। स्वर्ग को निगलने वाली राक्षसी जनजाति वध के योग्य थी। इसके अलावा स्वर्ग भक्षण करने वाली राक्षसी जनजाति ने पिछले कुछ वर्षों में अनगिनत लोगों को नाराज किया है। ऐसे बहुत से लोग थे जो उनके मरने की कामना करते थे। हालांकि वे एक या दो लोगों से नहीं डरते थे, फिर भी वे जनता के गुस्से को ठेस पहुंचाने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। पूर्वी स्वर्गीय आदरणीय मनो और स्वर्गभक्षी राक्षसी सम्राट ने इसे अच्छी तरह से समझा। अभी ये जिवेन किसी और का हथियार बन गया था। जब तक वे ये जिवेन के गुस्से को शांत कर सकते हैं, स्वर्ग भक्षण करने वाली राक्षसी जनजाति इस आपदा से बचने में सक्षम होगी। आखिरकार स्वर्ग को निगलने वाला राक्षसी सम्राट अभी भी आसपास था। जब तक ये सर्वोच्च अस्तित्व, जो किसी भी समय स्वर्गीय वंदनीय क्षेत्र में कदम रख सकता है, तब तक आसपास था, हर किसी को उसका सम्मान करना होगा। आखिरकार ऐसे कुछ ही लोग थे जिन्हें ये जिवेन जैसी किसी चीज की परवाह नहीं थी। हालांकि वह जानता था कि उसे एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया गया था, फिर भी वह क्रोधित नहीं था। हालांकि वह वही था जो एक बार बाहर खड़ा था, लाभ तुरंत मिला। यदि यह कोई अन्य अमृत होता, तो ये जिवेन को इसके बारे में आवश्यक रूप से पता नहीं होता। हालांकि स्वर्ग भक्षण रक्त अमृत वह था जिसके बारे में वह जानता था। स्वर्ग भक्षण रक्त अमृत स्वर्ग भक्षण राक्षसी कबीले का एक गुप्त अमृत था। इसे निखारना आसान नहीं था। प्रत्येक अमृत को परिष्कृत करने के लिए अनगिनत जिंदगियों के वध की आवश्यकता होती है। हर बार जब इसे परिष्कृत किया जाता, तो इसे स्वर्ग और लोगों के क्रोध का सामना करना पड़ता। ये जिवेन ने स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के पुराने पूर्वज को मारने के बाद, उसने स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के अर्थ सम्राट को पकड़ लिया था और उससे पूछताछ की थी। हेवन डिवोरिंग मॉन्स्ट्रस कबीले के अर्थ सम्राट द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, हेवन डिवोरिंग मॉन्स्ट्रस कबीले ने मूल रूप से हेवन डिवोरिंग ब्लड पिल को परिष्कृत करने के लिए 100 अरब मनुष्यों को ले जाने की योजना बनाई थी। फिर भी वह इसे केवल परिष्कृत ही कर सका। कोई हेवन डिवोरिंग ब्लड पिल को परिष्कृत करने की कठिनाई की कल्पना कर सकता है। यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसकी आम लोग कल्पना कर सकते थे। हालांकि प्रभाव उत्कृष्ट थे।
यहाँ तक कि 8वें और 9वें क्षेत्र के संप्रभु सम्राटों का भी चमत्कारी प्रभाव होगा। यह मूल रूप से स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी सम्राट के लिए सफलता हासिल करने के लिए था। हालांकि स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी सम्राट ने शांति वार्ता के लिए इसे हटा लिया था। इससे उनकी ईमानदारी का पता चला। ये जिवेन को ये भी पता था कि स्वर्ग को निगलने वाला राक्षसी सम्राट केवल समय के लिए रुक रहा था। हालांकि वह ये जहरीला चारा लेने को भी तैयार था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि कुछ दिव्य राजाओं और स्वर्ग को निगलने वाले राक्षसी कबीले के अर्ध सम्राटों को मारने से वास्तव में स्थिति नहीं बदलेगी दो कुलों के बीच। सच्चे विजेता का फैसला उसके और स्वर्ग भक्षण राक्षसी सम्राट के बीच किया जाएगा। उन दोनों के बीच का विजेता व्यावहारिक रूप से दोनों कुलों के बीच के विजेता का निर्धारण करेगा। वर्तमान में वह स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी सम्राट से बहुत कमजोर था। स्वर्ग भक्षण करने वाला राक्षसी सम्राट पहले से ही स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र में प्रवेश करने ही वाला था, जबकि उसे अभी भी 9वें क्षेत्र में प्रवेश करना था। भले ही स्वर्ग भक्षण करने वाला राक्षसी सम्राट विफल हो जाए, फिर भी उसकी ताकत उसके वर्तमान स्तर से ऊपर होगी। स्वर्ग भक्षण करने वाला राक्षसी सम्राट अपने चरम पर स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के पुराने पूर्वज से भिन्न था। वह हमेशा अपनी चरम युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर सकता था और ऐसी कोई खामी नहीं थी जिसका वह फायदा उठा सके। इसलिए भले ही वह जानता था कि यह एक जहरीला चारा था, फिर भी उसे इसे लेना पड़ा। स्वर्ग भक्षण करने वाले रक्तामृत को छीन लेने के बाद स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी सम्राट की स्वर्गीय श्रद्धेय क्षेत्र में सफलता हासिल करने की संभावना कम हो जाएगी। साथ ही उसकी ताकत में भी और निखार आएगा। ऐसा करने से ही उसके लिए स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी सम्राट के साथ प्रतिस्पर्धा करने की संभावना बनेगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। इसके अलावा हाइरॉक्स स्काईफायर का तथाकथित खतरा अभी भी था। उसे शुरू से ही संदेह था कि स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी सम्राट ने वापस लौटने की हिम्मत नहीं की। वास्तव में ये देखते हुए कि ये जिवेन पूरे स्वर्ग भक्षण राक्षसी कबीले का वध कर सकता है, स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी सम्राट व्यक्तिगत रूप से ये जिवेन को मारने के लिए लौटने के बजाय शांति वार्ता के लिए ये जिवेन को स्वर्ग भक्षण राक्षसी गोली देगा। ये हाइरॉक्स स्काईफायर के खतरे से बचने के लिए था। हालांकि वह नहीं जानता था कि दोनों पक्षों के बीच क्या शिकायतें थी, क्योंकि हाइरॉक्स स्काईफायर पहले ही एक बार स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के पुराने पूर्वज से निपट चुका था। उसके लिए स्वर्ग भक्षण राक्षसी सम्राट से दोबारा निपटना असंभव नहीं था। हालांकि दोनों पक्षों के बीच की नाराजगी के बावजूद दोनों पार्टियों के बीच मौजूदा नाराजगी ने ये जिवेन के लिए सांस लेने का अवसर पैदा कर दिया था। अन्यथा स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी सम्राट और स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के पुराने पूर्वज के हाथ मिलाने से वह जीतने में सक्षम नहीं होगा। भले ही उसने यूनिवर्स क्रिएशन पाम की खेती की हो, वर्तमान स्थिति को तो छोड़ ही दे। ये जिवेन मदद नहीं कर सके, लेकिन स्टार सम्राट से पूछा, पूर्वी स्वर्गीय माननीय निवास के बारे में क्या वे खाली शब्दों के साथ हमारी दो जातियों के बीच संघर्ष में मध्यस्थता करने की योजना बना रहे हैं? ओह, मुझे जो आदेश मिला वह ये था कि यदि आप इस बार स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले को जाने देते हैं, तो पूर्वी स्वर्गीय माननीय निवास भी भविष्य में मानव जाति को नष्ट होने से बचाएगा। स्टार सम्राट एक पल के लिए रुका और ये जिवेन को अजीब तरह से देखा। ये जिवेन अभिव्यक्तिहीन थी। वह पहले से ही स्टार सम्राट के इरादों, या बल्कि पूर्वी स्वर्गीय माननीय निवास के इरादों को समझ गया था। वे उसके और स्वर्ग भक्षण राक्षसी सम्राट के बीच लड़ाई के परिणाम के बारे में आशावादी नहीं थे। हालांकि उसने पहले ही सम्राट तियान यी को गंभीर रूप से घायल कर दिया था और स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के पुराने पूर्वज को मार डाला था। ये उपलब्धियां स्वर्ग भक्षण राक्षसी सम्राट के खिलाफ बेकार थी और उसे जीतने में मदद नहीं करेगी। भले ही स्वर्ग भक्षण करने वाला राक्षसी सम्राट स्वर्गीय माननीय क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सका, फिर भी वह 9वें क्षेत्र में एक सुपर विशेषज्ञ था।
सम्राट तियानयी, जो अभी अभी टूटा था, और स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के पुराने पूर्वज, जो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उनकी तुलना नहीं की जा सकती थी। यदि स्वर्ग भक्षण करने वाला राक्षसी सम्राट 9वें क्षेत्र में प्रवेश कर जाता, तो कोई रहस्य नहीं होता। ऐसी परिस्थितियों में वे स्वाभाविक रूप से ये जीवन की संभावनाओं के बारे में आशावादी नहीं होंगे। उसकी खातिर स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी सम्राट के खिलाफ जाने की बात तो दूर की बात है। एक सम्राट भगवान भारी उथल पुथल मचाने के लिए पर्याप्त था, जबकि एक स्वर्गीय माननीय क्षेत्र दुनिया को उलट पुलट कर सकता था। हालांकि ये जीवन के लिए ऐसा वादा काफी था। चाहे कुछ भी हो, मानव जाति वास्तव में अंत में नष्ट नहीं होगी। भले ही वे कुछ समय के लिए आशा खो दें, फिर भी वे जीवित रहने में सक्षम होंगे। मानव जाति के लिए यह एक निर्वाण पुनर्जन्म हो सकता है। कई साल पहले मानव के पूर्वज इस दुनिया का शासक बनने की राह पर चल पड़ी थी। देखकर मेरे पास मना करने की कोई गुंजाइश नहीं है, ये जीवेन ने कहा। वह जानता था कि यदि उसने इनकार कर दिया, तो वह उसी समय पूर्वी एम्पायरियन हवेली को अपमानित करेगा। पूर्वी क्षेत्र में ये फॉर्चून गॉड राजवंश और फॉर्चून गॉड कैपिटल को अपमानित करने के बराबर था। वह मौत को दावत दे रहा होगा। मुझे पता है कि आप अभी भी स्थिति से अवगत हैं। स्वर्ग को निगलने वाला राक्षसी सम्राट कितना भी अहंकारी क्यों न हो, वह बहुत क्रूर नहीं हो सकता। जब से आपने ये कहा है, मैं मानव जाति की रक्षा करूंगा, भले ही मुझे अपना बलिदान देना पड़े जिंदगी। सितारा सम्राट ने कहा। यहाँ तक कि उन्हें ये शिवेन और स्टार सम्राट के बीच लड़ाई के नतीजे की भी ज्यादा उम्मीद नहीं थी। वह केवल इतना ही कह सका कि वह मानव जाति की रक्षा के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा है। किसी भी मामले में मुझे अभी भी इधर उधर दौड़ने के लिए धन्यवाद देना है। अगर मैं अगली बार भी यहाँ आऊं, तो मैं तुम्हें एक पे पिलाऊंगा। कैसा रहेगा? ये जीवेन हंसे, जैसे कि उन्होंने स्वर्ग को निगलने वाले राक्षसी सम्राट की धमकी को दिल से नहीं लिया। स्टार सम्राट ये जीवेन की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। आपदा की स्थिति में भी ये जीवेन ने अपना स्वभाव नहीं बदला। ये सचमुच दुर्लभ था। हालांकि स्टार सम्राट को यह नहीं पता था कि ये जीवेन के शरीर में पहले से ही स्काई फायर डिवाइन लॉर्ड की लॉ का खतरा था। फिर मैं पहले निकलूंगा। जहां तक स्वर्ग भक्षण रक्त अमृत की बात है, कोई इसे बाद में भेजेगा। स्टार सम्राट ने खड़े होते हुए कहा, कृपया आगे जाएं। स्टार सम्राट के चले जाने के बाद ये जीवेन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। स्थिति उसकी अपेक्षा से अधिक खतरनाक थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी सम्राट को बाहर आने में कितना समय लगेगा। दोनों पक्षों के बीच ताकत के अंतर की तुलना में ये पर्याप्त समय नहीं लगता था। युद्ध से पहले उसे और सफलताएं हासिल करनी थी। कम से कम उसे 9वें क्षेत्र में प्रवेश करना ही था। उस समय स्थिति बिल्कुल अलग होगी। हर कोई मेरे बारे में आशावादी नहीं है, लेकिन क्या हुआ? स्वर्ग को निगलने वाले राक्षसी सम्राट, आकाश अग्नि दिव्य भगवान, मैं उन सभी को मार डालूंगा। ये जीवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और ठंडे स्वर में कहा। स्टार सम्राट के जाने के कुछ दिन बाद एक व्यक्ति फॉर्चून की दिव्य राजधानी से स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी सम्राट का रक्त अमृत ले आया। ये जीवेन के सामने एक खून जैसी लाल गोली तैर रही थी। इस रक्त लाल गोली में अक्षय जीवन शक्ति थी। यह अज्ञात था कि इस गोली को बनाने के लिए कितने जीवित प्राणियों का वध किया गया था। हालांकि ये गोली एक विशेष बलि शोधन तकनीक से गुजरी थी, इसलिए इसमें तनिक भी नाराजगी नहीं थी। इसलिए इसे जीवित प्राणियों के आक्रोश से कोई प्रतिक्रिया नहीं झेलनी पड़ेगी। शोधन तकनीक अत्यंत उत्तम थी। सावधानी बरतते हुए ये जीवेन ने अपने दिव्य विचारों के साथ स्वर्ग भक्षण रक्त अमृत को स्कैन किया और जल्द ही पता चला कि कुछ गलत था। हालांकि इसे बहुत अच्छी तरह से छिपाया गया था और यहाँ तक कि ये जीवेन को लगभग धोखा दिया गया था, फिर भी उसे पता चला कि स्वर्ग को निगलने वाले रक्त अमृत के सबसे गहरे हिस्से में थोड़ा जहर छिपा हुआ था। ये था तो बहुत छोटा, लेकिन था बहुत चौंकाने वाला। यहाँ तक कि जहर के इस छोटे से अंश में भी प्राचीन शब्द जहर जैसा आभास था।
यहाँ तक कि एक सम्राट भगवान भी मृत्यु से बच नहीं पाएंगे यदि वे थोड़ा सा भी दूषित हो गए हो। बच्चों का खेल, ये ज़िवेन ने व्यंग्य किया। वह लंबे समय से जानता था कि स्वर्ग भक्षण करने वाला राक्षसी सम्राट स्वर्ग भक्षण करने वाले रक्त अमृत को सौंपने के लिए इतना इच्छुक नहीं होगा। फिर उन्होंने इस थोड़े से जहर को पूरी तरह से जलाने के लिए नॉनमिंगली फायर का इस्तेमाल किया और कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा। जहर के इस टुकड़े को जलाने के बाद ये ज़िवेन ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने ऐसा व्यवहार किया मानो कुछ हुआ ही न हो और बंद कमरे में प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। ज्यादा समय नहीं बचा था, भाग्य का मार्ग खुलने ही वाला था और उससे पहले उसे काफी मजबूत बनना था। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन समय कुछ ऐसा था जो ये ज़िवेन के पास पहले कभी नहीं था। सृजन का मार्ग खुलने वाला था और स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव राजा और रहस्यमय स्वर्गीय अग्नि दिव्य भगवान अपने बंद दरवाजे के प्रशिक्षण से बाहर आने वाले थे। घटनाओं की इस श्रृंखला के घटित होने से पहले ये ज़िवेन खुद को पर्याप्त रूप से शक्तिशाली बनाना चाहता था, तभी वह आने वाले खतरों से निपट सकेगा। ये ज़िवेन के पास था बंद दरवाजे के प्रशिक्षण के चरण में प्रवेश किया। हालांकि उस धरती विध्वंसक युद्ध के कारण बाहरी दुनिया एक अजीब सी शांति में डूब गई थी। दो कुलों के बीच युद्ध के विजेता के रूप में मनुष्यों का स्वर्गभक्षी राक्षसी कबीले को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जीत का फायदा उठाने का कोई इरादा नहीं था। इसके विपरीत उन्होंने बस अपने सैनिकों को वापस बुलाने और मामले को सुलझाने का फैसला किया। कई लोगों ने अनुमान लगाया था कि वे स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के क्षेत्र में अपना कत्लेआम करेंगे। कम से कम वे स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के एक या दो प्रांतों पर कब्जा कर लेंगे। वह विजेताओं को मिलने वाला न्यूनतम इनाम था। ऐसे में इससे किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा वहां अभी भी पौराणिक स्वर्ग भक्षण राक्षसी राजा था। किसी को भी इस बारे में सोचने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए सभी को उम्मीद थी कि ये ज़िवेन स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी राजा से निपटने वाले पहले व्यक्ति बने रह सकते हैं। हालांकि फॉर्चून गॉड राजवंश के आंतरिक संघर्ष को कुछ हद तक फॉर्चून गॉड राजवंश द्वारा नियंत्रित किया गया था। क्रूरता के मामले में ये फॉर्चून गॉड राजवंश और बाहरी डोमेन के बीच युद्ध से कमतर नहीं था। किसी जाति का उत्थान और पतन एक सामान्य बात थी। किसने सोचा होगा कि मानव जाति उनके विचारों को बिल्कुल भी नहीं सुनेगी। वे बस पीछे हट गए और सीमा पर सुरक्षा की परतें खड़ी कर दी। एक ही बार में 1 अरब मनुष्यों को छीन लेने के दर्दनाक सबक के साथ मानव जाति ने इसे फिर से हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की। स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी राजा के पक्ष में कई संप्रभु सम्राट मारे गए। साथ ही मानव जाति ने आक्रमण किया और अनगिनत संसाधनों को लूट लिया। प्रारंभ में मानव जाति ने सोचा कि वे मामले को इतनी आसानी से शांत नहीं होने देंगे। हालांकि वास्तव में उन्होंने केवल उन क्षेत्रों पर पुनः कब्जा किया जिन पर पहले मानव जाति का कब्जा था। इस घटना के बाद कोई हलचल नहीं हुई। ऐसा लगा मानो कुछ हुआ ही ना हो और उन्होंने वही किया जो उन्हें करना चाहिए था। हालांकि उनमें कोई सम्राट नहीं था, फिर भी वे कई मामलों को व्यवस्थित तरीके से संभालते थे। संप्रभु सम्राटों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात हर दिन खेती करना था। उनके पास छोटी छोटी बातों से निपटने के लिए ज्यादा समय नहीं था। इसलिए भले ही स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी राजा ने अपना पद खो दिया था, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। दोनों जातियों ने ऐसा व्यवहार किया मानो कुछ हुआ ही ना हो। कोई बड़े पैमाने पर संघर्ष नहीं हुआ जिसकी बहुत से लोगों को आशा थी। इसने निस्संदेह कई लोगों को निराश किया। उन लोगों का तो जिक्र ही नहीं किया जो स्थिति से लाभ उठाने की योजना बना रहे थे। अब चूंकि स्थिति उतनी अराजक नहीं थी जितनी उन्हें उम्मीद थी, स्वाभाविक रूप से उनके पास अराजकता का फायदा उठाने का कोई मौका नहीं था। हालांकि समझदार आंखों वाले कई लोग बता सकते हैं कि दोनों जातियां केवल एक अस्थायी युद्ध विराम का आह्वान कर रही थीं। उनके लिए इस मामले को वहीं छोड़ना असंभव था।
एक और ऐसा इसलिए था क्योंकि स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले को भारी नुकसान हुआ था और उनके लिए वास्तव में अपनी नफरत को छोड़ना असंभव था। एक बार जब स्वर्गभक्षी राक्षसी सम्राट लौट आया तो यह एक सच्चे युद्ध छिड़ने का समय होगा। जहां तक इंसानों की बात है, वे भी बिना लड़े मरने को तैयार नहीं होंगे। इस प्रकार इसने दोनों जातियों के बीच एक और महान युद्ध छिड़ने की नींव रखी। उसके कारण समझदार आंखों वाले कई लोगों को लगा कि मानव जाति और स्वर्ग भक्षण राक्षसी कबीले के बीच एक युद्ध निश्चित रूप से होगा जब तक कि एक पक्ष का विनाश नहीं हो जाता। जहां तक अगली बड़ी लड़ाई कब छिड़ेगी, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि तैयारी करने में कौन तेज है। क्या मानव जाति दूसरों से एक कदम आगे होगी या स्वर्ग भक्षण करने वाला दानव सम्राट पहले आएगा। संक्षेप में, यह महान युद्ध अपरिहार्य था। इसके अलावा अगली लड़ाई निश्चित रूप से एक महान लड़ाई होगी जो लड़ाई के परिणाम को तय करेगी। चाहे कोई भी पक्ष जीते, ये दूसरे पक्ष के लिए एक आपदा होगी। इसकी तुलना में विभिन्न जातियों के विशेषज्ञों का झुकाव स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले की ओर अधिक था। आखिरकार ताकत में असमानता बहुत ज्यादा थी। भले ही मानव जाति का मार्शल सम्राट युद्ध के परिणाम को तय करने की कुंजी था, फिर भी मानव जाति के मार्शल सम्राट और स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी सम्राट, जो लंबे समय से प्रसिद्ध थे, के बीच एक बड़ी असमानता थी। भीड़ ने अनुमान लगाया कि एक बार स्वर्ग को निगलने वाला राक्षसी सम्राट वापस लौटा तो यह निश्चित रूप से एक कुचलने वाली लड़ाई होगी। मानव जाति ने बाहरी दुनिया में अफवाहों और बदनामी के बारे में कुछ नहीं कहा। मात्र संपूर्ण मानव जाति उन्मत्त खेती की स्थिति में प्रवेश कर चुकी थी, क्योंकि इस समय वे जिस खतरे का सामना कर रहे थे, कोई नहीं जानता था कि अगली लड़ाई कब होगी। हालांकि वे सभी अच्छी तरह से जानते थे कि अगली लड़ाई के परिणाम को तय करने का समय होगी। एक बार जब वे सफल हो गए तो मानव जाति एक ही झटके में सत्ता में आ जाएगी। वे एक असाधारण जाति बन जाएंगे जिसे कोई भी नीची दृष्टि से नहीं देख सकेगा। हालांकि मानव जाति के भीतर ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जिन्होंने सोचा था कि मानव जाति जीतने में सक्षम होगी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा कई लोगों ने अनुमान लगाया था। मानव जाति को एक गतिरोध में धकेल दिया गया था। अब ये तय करना उनके ऊपर नहीं था कि लड़ना है या नहीं। यदि वे नहीं लड़ते तो उनकी पूरी जाति नष्ट हो जाती और वे स्वर्ग को निगलने वाले राक्षसी कबीले का भोजन बन जाते। मार्शल सम्राटों को विभिन्न कार्य सौंपने के बाद मानव सम्राट और अन्य लोग भी बंद कमरे में प्रशिक्षण में चले गए। वे अगली लड़ाई की तैयारी करने लगे। वे सभी अच्छी तरह से जानते थे कि एक बार लड़ाई शुरू होने के बाद, चाहे वह स्टोन प्रांत के 2 सम्राट हो या थंडर मार्श ग्राउंड के कई मार्शल सम्राट हो, उनमें से किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता था। उस समय वे मानव जाति के खिलाफ होने वाले पहले व्यक्ति हो सकते हैं। केवल वे ही थे जिन पर भरोसा किया जा सकता था। इस प्रकार बाहरी दुनिया से पूरी स्थिति बेहद अजीब लग रही थी। भले ही मानव जाति स्पष्ट रूप से हारी हुई थी, स्वर्ग भक्षण करने वाला राक्षसी कबीला बहुत घबराया हुआ नहीं लग रहा था। दूसरी ओर भले ही मानव जाति स्पष्ट रूप से विजेता थी, वे एक अनिश्चित स्थिति में लग रहे थे, जैसे कि कोई तूफान आने वाला हो। इस अजीब माहौल में धीरे धीरे समय बीतता गया। भले ही दोनों समूहों के बीच की लड़ाई ने पूरे पूर्वी क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया था, जिससे कई लोगों की निगाहें उस पर टिकी थी। मानव जाति और स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के बीच की लड़ाई निस्संदेह बेहद अजीब थी। हालांकि पूरे फॉर्चून गॉड राजवंश के लिए मानव जाति और स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के बीच युद्ध वास्तव में कोई बड़ी खबर नहीं थी। इसका कारण ये था कि पूर्वी क्षेत्र फॉर्चून गॉड राजवंश का केवल एक हिस्सा था। इसके अलावा स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले और मानव जाति ने पूर्वी क्षेत्र के केवल एक हिस्से पर कब्जा कर लिया। पूरे पूर्वी क्षेत्र का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम होना पहले से ही सीमा थी। केवल 10 महान जातियों में से 2 के बीच संघर्ष ही संभवतः पूरे फॉर्चून गॉड राजवंश का ध्यान आकर्षित कर सकता है। स्पष्ट रूप से, चाहे वह मानव जाति हो या स्वर्ग भक्षण करने वाला राक्षसी कबीला, उन्हें अभी भी वास्तव में उस स्तर तक पहुंचना बाकी था।
इस अवधि के दौरान पूरे फॉर्चून गॉड राजवंश और यहाँ तक कि फॉर्चून वर्ल्ड में सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली बात ये थी कि सृजन का पौराणिक पथ, जिसमें अद्वितीय भाग्य शामिल था, अंततः एक बार फिर से खुल गया था। या ये कहा जा सकता है कि यह महज एक दरार थी, न कि सृजन के पथ का सच्चा उद्घाटन। फिर भी यह अभी भी पूरे फॉर्चून वर्ल्ड का फोकस था। सृजन के पथ में भाग्य समाहित था। यह एक ऐसी बात थी जिसे हर कोई जानता था। दूसरे शब्दों में, ये पहले ही सभी की सहमति बन चुकी थी। सफलता का प्रतीक फॉर्चून हेवनली मोनार्क था। भले ही वह एकमात्र सफल उदाहरण था, फिर भी इसने हर किसी को सृजन के पथ के लिए तरसने से नहीं रोका। कोई नहीं जानता था कि सृजन का मार्ग क्या है। हालांकि वे ये भी जानते थे कि सृजन का मार्ग प्राप्त करना एक अद्वितीय क्षेत्र था। यह एक अभूतपूर्व क्षेत्र था। यदि कोई सृजन के पथ से भाग्य प्राप्त करने में सक्षम होता तो उसकी भविष्य की संभावनाएं असीमित होती। उनके लिए फॉर्चून हेवनली मोनार्क की चमत्कारी किंवदंती को दोहराना और फॉर्चून वर्ल्ड का अगला सर्वोच्च शासक बनना भी संभव था। हालांकि ऐसा होने की संभावना बहुत कम थी, फिर भी इसने अनगिनत लोगों को सृजन के पथ के लिए तरसने से नहीं रोका। इस बार सृजन पथ पर दरार उत्तर में पाताल सागर क्षेत्र में प्रकट हुई थी। ये निस्संदेह एक परीक्षा थी। स्टॉर्मी सागर क्षेत्र, नीदरलैंड सागर की अराजकता और अव्यवस्था के विपरीत एक क्षेत्र प्राचीन काल से ही स्वर्गीय पूज्य नीदरलैंड के नियंत्रण में था। भले ही स्टॉर्मी सी क्षेत्र में आदरणीय पैंतियान का शासन विघटित हो गया था, नीदरलैंड सागर क्षेत्र अभी भी दृढ़ता से उसके नियंत्रण में था। नेदरवर्ल्ड सागर क्षेत्र में भागना और गुड फॉर्चून की सड़क में प्रवेश करना आसान नहीं था। जैसे जैसे समय नजदीक आता गया, अधिक से अधिक बिजलीघर नीदरलैंड सागर क्षेत्र की ओर आने लगे। वे नीदरलैंड सागर क्षेत्र की विभिन्न शक्तियों और जातियों के साथ संघर्ष करने लगे। एक समय के लिए सभी प्रकार की तलवारें खींची गईं और संघर्ष अंतहीन थे। यहाँ तक कि कुछ भयंकर युद्ध भी हुए जिनमें असंख्य लोग हताहत हुए। हालांकि यह मामला जितना अधिक था, सृजन का पथ उतना ही आकर्षक होता गया। हर कोई ये देखना चाहता था कि सृजन का वास्तविक पथ कैसा दिखता है। जैसे जैसे दरार खुलने का समय करीब आता गया, सृजन के पथ के बारे में अधिक से अधिक अफवाहें सामने आने लगी। विशेषकर कुछ प्राचीन रहस्य धीरे धीरे उजागर हुए। कई लोगों को उन्हें पढ़ते समय अपने शरीर में कंपन महसूस हुआ। वे अपनी बुद्धि से डरे हुए थे, इसलिए नहीं कि उन्हें कोई सुखद आश्चर्य हुआ था। कई प्राचीन रहस्यों में से, हालांकि अभिलेखों के स्रोत अलग अलग नस्लों और अलग अलग समय से थे, सृजन पथ के अधिकांश मूल्यांकनों को खतरनाक बताया गया था और उनमें से कई में भयानक शब्द का उल्लेख किया गया था। इन पुस्तकों में सृजन पथ के अनेक अभिलेख थे। सृजन के पथ पर प्रवेश करने वाले बहुत से लोग शक्तिशाली लोग थे जो सृजन के पथ पर गायब होने से पहले केवल कुछ शब्द ही बोल पाए थे और फिर कभी दिखाई नहीं दिए। हालांकि उन शब्दों से कई लोगों को ऐसा महसूस हुआ मानो वे बर्फ की गुफा में गिर गए हों। ऐसा लग रहा था मानो सृजन पथ पर एक बेहद भयानक अस्तित्व था जो कई शक्तियों के जीवन को निगल रहा था। ये पहली बार नहीं था कि सृजन पथ पर दरार आई हो। पिछली बार जब एक दरार दिखाई दी थी, तो किसी ने अंदर प्रवेश किया था और हर जगह बिखरी हुई सम्राट हड्डियों का भयानक दृश्य देखा था। वे इंपीरियल लॉर्ड्स थे, न कि गोभी जो सड़क के किनारे पाई जा सकती थी। हालांकि सृष्टि क्षेत्र में कई शाही स्वामी थे, वे निश्चित रूप से पिरामिड के शीर्ष पर केवल एक छोटी संख्या में मौजूद थे। इस स्तर के विशेषज्ञ वास्तव में हर जगह मर चुके थे। ये हर किसी को भयभीत कैसे नहीं कर सकता। विशेष रूप से अन्य दुनिया के कई शाही प्रभु जो सृजन के पथ के माध्यम से सृजन क्षेत्र में आए थे, उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से इस अफवाह की पुष्टि की थी। ये निराधार नहीं था, क्योंकि वे सभी एक बार उस रास्ते पर चल चुके थे। हालांकि वे नहीं जानते थे कि उस पथ में सृजन शामिल है और यह कितना महत्वपूर्ण था। हर तरफ तरह तरह की खबरें और अफवाहें उड़ रही थी। कई लोग तो ये भी नहीं बता सके कि कितने लोग संकटग्रस्त पानी में मछली पकड़ रहे थे और कितने अफवाहें फैला रहे थे।
सृजन के पथ पर तूफान तब तक और अधिक तीव्र होता गया जब तक कि सृजन के पथ पर दरार अंततः स्थिर नहीं हो गई और लोग वास्तव में इसमें प्रवेश नहीं कर सके। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन मानव जाति के पवित्र पर्वत माउंट गुजो की एक सुरम्य चोटी पर बहुत से लोग सुबह सुबह आते जाते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी चोटी को काटकर एक सपाट सतह बना दी गई है और एक विशाल वर्ग को कठोर जेड पत्थरों से पक्का कर दिया गया है। इस समय चौक पर पहले से ही आवाजों का उबलता कड़ाही था। एक नजर में कोई देख सकता था कि विभिन्न जातियों के लोग चौराहे पर एकत्र हुए थे और अपनी अपनी सीटों पर बैठे थे। विभिन्न जातियों के ये सभी विशेषज्ञ उत्साही और युवा जोश से भरपूर थे। वे वास्तव में अपनी अपनी जाति के युवा विशेषज्ञ थे। उनके अलावा विभिन्न मानव जनजातियों के कई उत्कृष्ट शिष्य थे। हालांकि भले ही उन्हें अपनी पीढ़ी का गौरव माना जा सकता था, लेकिन वे बैठने के योग्य भी नहीं थे और केवल किनारे पर इंतजार कर सकते थे। मानव जाति में केवल 3 से 5 लोग ही इन सैकड़ों लोगों के बीच बैठने के योग्य थे। इतना शक्तिशाली इन लोगों की आभा पिछले वाले से भी अधिक भयानक है। इसकी कल्पना करना वाकई मुश्किल है। क्या वे वास्तव में 500 साल से कम उम्र के हैं? जब एक मानव परिचय ने सैकड़ों विशेषज्ञों को देखा तो वह भय से कांपने से खुद को नहीं रोक सका। उसके बगल के अन्य मानव परिचारकों ने भी अपने दिलों में डर के साथ सिर हिलाया। वे बहुत सहमत थे। वास्तव में ये सिर्फ वे ही नहीं थे, यहाँ तक कि जिन अनुयायियों को वे अपने साथ लाए थे वे भी पिछले वाले से अधिक डरावने थे। उनमें से कोई भी बाहरी दुनिया का अद्वितीय युवा विशेषज्ञ होगा, लेकिन यहाँ वे केवल ऐसे अनुयायी हो सकते हैं जो किनारे पर खड़े हो। उनकी तुलना में वे ज्यादा ताकतवर नहीं हो सके। मूलतः उनमें से प्रत्येक को स्वयं पर गर्व था। उनमें से प्रत्येक मानव जाति का एक अति प्रतिभाशाली व्यक्ति था, अन्यथा उन्हें माउंट गुजो पर सेवा के लिए नहीं चुना जाता। मानव जाति के बीच माउंट गुजो एक पवित्र पर्वत था। यह मार्शल आर्ट की पवित्र भूमि थी जिसके लिए अनगिनत लोग तरसते थे। ये सृष्टि क्षेत्र में मानव जाति का जन्मस्थान भी था। इसके अलावा ये कई मानव जाति के सम्राटों का निवास स्थान था। स्वाभाविक रूप से मानव जाति के बीच इसकी असाधारण स्थिति थी। यहाँ सेवा के लिए चुना जाना उनके लिए पहले से ही एक बड़ा सम्मान था। न जाने कितने लोग उनसे ईर्ष्या करते थे। ऐसी परिस्थितियों में वे मदद नहीं कर सकते लेकिन गर्व महसूस कर सकते हैं। उन्हें महसूस हुआ कि भले ही वे दुनिया में सर्वश्रेष्ठ नहीं थे, फिर भी वे दुनिया में सर्वश्रेष्ठ थे। हालांकि अब जब उन्होंने इसे देखा तो उनकी तुलना उनके अनुयायियों से भी नहीं की जा सकती थी। उन सैकड़ों लोगों की तो बात ही छोड़ दे। क्या ये दर्जनों प्रांतों में शीर्ष युवा प्रतिभाएं हैं? वे बहुत शक्तिशाली हैं। मुझे नहीं लगता कि मैंने अपने जीवन में इतने सारे युवा विशेषज्ञ देखे हैं। कुछ लोगों ने दांत पीस लिए, कुछ लोगों ने उसकी प्रशंसा की, लेकिन अधिक लोगों को लगा कि वे बहुत उत्तेजित हो गए हैं। अपने दिलों में वे अचानक दुनिया के नंबर 1 व्यक्ति से 9वें दर्जे के व्यक्ति में बदल गए थे। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति था जो एक प्रांत पर प्रभुत्व स्थापित कर सकता था। वे हर जाति के खजाने भी थे। मानव जाति के बीच केवल कुछ ही लोग इन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सके। और ऐसा इसलिए था क्योंकि हाल के वर्षों में मानव जाति बहुत विकसित हुई थी और इन लोगों को बहुत लाभ भी प्राप्त हुआ था। अतीत में मानव जाति के लिए युवा विशेषज्ञों की दाव चर्चा में स्थान प्राप्त करना बेहद कठिन था। फिर भी वे पहले से ही मानव जाति के शीर्ष व्यक्ति थे, अजेय थे और अपने साथियों को पछाड़ रहे थे। फिर भी उन्हें इस दाव चर्चा में केवल सामान्य ही माना जा सकता है। वे लोग पहले से ही मानव जाति के सबसे असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। कोई भी उनके पीछे की पहचान देखकर ही बता सकता है। उनमें से कुछ सुई संप्रभु के वंशज थे, कुछ वर्तमान मानव संप्रभु के शिष्य थे और कुछ फैनगई कबीले के सबसे प्रतिभाशाली शिष्य थे। उनमें से प्रत्येक के पास एक शानदार पृष्ठभूमि थी और वे मानव जाति के कुछ शाही सम्राटों से निकटता से संबंधित थे।
लेकिन फिर भी इन प्रांतों के सबसे मजबूत युवा विशेषज्ञों के सामने उन्हें केवल औसत ही माना जा सकता है, क्योंकि बाकियों का बैकग्राउंड भी बाकियों से ज्यादा मजबूत था। उनमें से अधिकांश के पीछे कमोबेश एक या अधिक शाही सम्राट खड़े थे। उनमें से कोई भी सामान्य व्यक्ति नहीं था, और जो लोग इन अद्वितीय युवा विशेषज्ञों के बीच खड़े हो सके, वे सभी उच्च आशा वाले लोग थे। वे अद्वितीय प्रतिभावान थे जो भविष्य में शाही सम्राट बन सकते थे। हालांकि वे इस बैच में शाही सम्राट नहीं बन सके, लेकिन वे दूसरों की तुलना में शाही सम्राट स्तर के बहुत करीब थे। हालांकि यह कहा गया था कि केवल 300 वर्ष से कम आयु वाले ही भाग लेने के योग्य थे, वास्तव में अधिकांश प्रतिभागी केवल 100 या 200 वर्ष के आसपास के थे। ऐसे बहुत कम लोग थे जो वास्तव में 300 साल के करीब थे, और उनके पास भाग लेने के लिए मूड या चेहरा नहीं था। यहाँ तक कि लंबी आयु वाली कुछ प्रजातियां केवल 300 वर्ष से कम पुरानी थीं। ये ठीक इसी कारण से था कि मानव जाति के अभिमानी और अभिमानी शिष्य अवाक रह गए थे। इसका कारण ये था कि वे अतीत के प्रतिभागियों से बड़े थे, फिर भी उनकी ताकत बहुत कम थी। इस प्रकार वे प्रशंसा करने और प्रशंसा में आहें भरने से बच नहीं सके। इस प्रकार की दाव चर्चा सभा प्रत्येक 100 वर्ष में एक बार आयोजित की जाती थी, और इस बार इसकी मेजबानी का अधिकार अप्रत्याशित रूप से मानव जाति के हाथों में आ गया था। ये भी पहली बार था कि मानव जाति ने इस प्रकार की दाव चर्चा सभा आयोजित की थी। मानव जाति के शिष्यों के लिए इससे ये भी साबित हुआ कि मानव जाति की स्थिति क्या तेजी से बढ़ रहा है। वास्तव में वे उन विशाल प्राणियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने में सक्षम थे जिन्हें वे अतीत में केवल देख सकते थे। वास्तव में ऐसा इसलिए भी था क्योंकि आसपास के कबीले अंततः मानव जाति की ओर देख रहे थे। हालांकि अभी भी स्वर्ग को निगलने वाले राक्षसी कबीले जैसे विशाल प्राणी का खतरा था, उनके पास मानव जाति की अत्याचारी ताकत को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हर कबीले ने स्वर्गभक्षी राक्षसी कबीले को चुनौती देने और विजयी होने की हिम्मत नहीं की। हालांकि उन्होंने येज़िवेन की ताकत पर भरोसा किया था, लेकिन क्या चोटी के विशेषज्ञ भी किसी कबीले की ताकत का हिस्सा नहीं थे। युवा विशेषज्ञों की इस प्रकार की दाव चर्चा सभा अनगिनत बार आयोजित की गई थी, तो यह अपने आप में दुर्लभ नहीं था। इस प्रकार मानव जाति ने स्वाभाविक रूप से इसके लिए आवेदन किया था। ये भी कहा जा सकता है कि मानव जाति पूर्वी क्षेत्र की वास्तव में अत्याचारी शक्तियों में से एक बन गई थी। हालांकि फिर भी अभी भी कई युवा विशेषज्ञ थे जो मानव जाति की स्थिति को नहीं पहचानते थे। विशेषकर मानव जाति के युवा विशेषज्ञ, उन चरम विशेषज्ञों की नजर में वे भीड़ को डराने के लिए बिल्कुल अपर्याप्त थे। उनके शब्द तो और भी अशोभनीय थे, उनमें उपहास की हल्की सी झलक थी। मानव जाति के परिचारक जितना अधिक सुनते थे, उनका रंग रूप उतना ही बदसूरत होता जाता था। उन लोगों की बातें बिल्कुल भी विनम्र नहीं थी। विशेष रूप से नीचे के कुछ विशेषज्ञ इस बात से और भी अधिक क्रोधित थे कि मानव जाति दाव चर्चा सभा की मेजबानी का अधिकार छीनने में कामयाब रही थी। उन्होंने हल्के से मानव जाति के कुछ सर्वोच्च विशेषज्ञों की ओर भी इशारा किया जो बैठे थे। उनका आशय ये था कि यदि उन्होंने मेजबान का लाभ नहीं उठाया होता, तो वे उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर बैठने के योग्य कैसे हो सकते थे। ये बिल्कुल असंभव था। मानव जाति के कई युवा विशेषज्ञों ने भी अपने चेहरे पर गुस्सा दिखाया। वे अद्वितीय व्यक्तित्व भी थे जिनकी मानव जाति में हर किसी को तलाश थी। वे स्वीकार कर सकते थे कि वे इन लोगों के बीच शीर्ष अस्तित्व में नहीं थे। हालांकि वे इस तथ्य को बर्दाश्त नहीं कर सके कि वे पिछले दरवाजे से दाव चर्चा सभा में प्रवेश कर गए थे। मानव जाति के कई परिचारक उदास महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सके। उन्होंने अपने ही क्षेत्र में मानव जाति का उपहास करने का साहस किया था। अगर उन्हें किसी और के इलाके में जाना पड़े तो क्या उन्हें शिकायतें नहीं झेलनी पड़ेंगी। मानव जाति की कई युवा पीढ़ियों ने सोचा था कि मानव जाति प्रमुखता से उभरी है। मानव जाति की कई युवा पीढ़ियों ने मानव जाति के बारे में बहुत अच्छा सोचा था। हालांकि अब उन्हें समझ आ गया कि अन्य जातियों ने केवल प्रारंभिक चरण में ही मानव जाति को स्वीकार किया था।
वे अभी भी मानव जाति को अधिक महत्व देने से दूर थे। महामहिम मार्शल सम्राट चाहे कहीं भी जाए, एक विशिष्ट अतिथि हो सकते हैं। कोई भी उसे नीची दृष्टि से देखने का साहस नहीं कर सकता था। हालांकि वह केवल एक मार्शल सम्राट था, वे नहीं। यदि वे पर्याप्त सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें इसे प्राप्त करने के लिए अपनी क्षमताओं पर निर्भर रहना होगा। ये दुनिया ऐसी थी जहां ताकतवर लोग कमजोरों का शिकार करते थे। केवल ताकतवर को ही बोलने का अधिकार था। जब मार्शल सम्राट येज़िवेन ने अन्य जातियों के राजाओं का सामना किया तो वह अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थे। यहाँ तक कि स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के पास भी अपना सिर झुकाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यही कारण था कि मानव जाति एक शक्तिशाली जाति के रूप में जानी जाती थी। हालांकि जब अन्य जातियों के युवा विशेषज्ञों से तुलना की गई तो वे कमजोर थे। यद्यपि वे अत्यंत क्रोधित थे, फिर भी वे कुछ नहीं कर सकते थे। जूएली, मैंने सुना है कि जब मैं अपने बंद दरवाजे के प्रशिक्षण से बाहर आया तो आपके स्वर्ग भक्षण राक्षसी कबीले को किसी ने बुरी तरह पीटा था। यहाँ तक कि आपके स्वर्ग भक्षण राक्षसी कबीले के पुराने पूर्वज को भी किसी ने मार डाला था। एक युवा विशेषज्ञ जिसे रैंक दिया गया था सबसे आगे 100 लोगों के बीच में बोला। उसने एक युवा स्वर्गभक्षी राक्षसी कबीले के चेहरे की ओर देखा जो सबसे आगे बैठा था। उस युवा स्वर्गभक्षी राक्षसी कबीले के चेहरे पर 2 मुंह थे। उसे पहचानना सबसे आसान था। स्पष्टतः वह अन्य जातियों से भिन्न था। उस शख्स की बातों ने तुरंत कई लोगों का ध्यान खींचा, विशेष रूप से चूंकि मानव जाति और स्वर्गभक्षी राक्षसी कबीले के बीच लड़ाई पूर्वी क्षेत्र में एक प्रमुख घटना थी। उनके स्तर पर सृजन के पथ में दरार का खुलना महज एक किंवदंती थी। यह ऐसा कुछ नहीं था जो वे कर सकते थे। हालांकि मानव जाति और स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के बीच लड़ाई एक अलग मामला था। उनके लिए इस पर काफी देर तक चर्चा करना ही काफी था, खासतौर पर इसलिए क्योंकि इस व्यक्ति और स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के जूली के बीच पहले से ही गहरी दुश्मनी थी। दोनों पार्टियां कई बार लड़ चुकी थीं, लेकिन एक दूसरे पर बढ़त हासिल करने में असमर्थ रहीं। अब जब आखिरकार एक अवसर सामने आ गया था तो वह जूली का उचित उपहास कैसे नहीं कर सकता था। उस युवा स्वर्ग भक्षण राक्षसी कबीले के जूली के चेहरे पर एक ठंडी और अहंकारी अभिव्यक्ति थी। उन्होंने कहा, वो मार्शल सम्राट येज़िवेन केवल एक घृणित व्यक्ति है जो दूसरों की कठिनाइयों का फायदा उठाता है। यदि ये तथ्य नहीं था कि पुराना पूर्वज गंभीर रूप से घायल हो गया है, तो वह इतना अहंकारी कैसे हो सकता है। मानव जाति के वे युवा विशेषज्ञ इसे पहले ही सहन करने में सक्षम हो गए होंगे। हालांकि जब इन शब्दों में मानव जाति के वर्तमान सबसे मजबूत विशेषज्ञ मार्शल सम्राट येज़िवेन शामिल थे, तो हर कोई इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। वे सभी येज़िवेन की प्रतिभा के तहत बड़े हुए थे। जब से वे पैदा हुए थे, येज़िवेन मानव जाति के स्तंभ थे। उन्होंने मानव जाति के आकाश को ऊपर उठाया था। कुछ समय पहले उसने मानव जाति के लिए स्वर्ग भक्षण राक्षसी कबीले के खिलाफ महत्वपूर्ण लड़ाई जीती थी। संपूर्ण मानव जाति में उनके अनगिनत प्रशंसक और अनुयायी थे। ये युवा विशेषज्ञ मानव जाति की रीढ़ और मुख्य शक्ति थे। वे जवान और गर्म खून वाले थे, इसलिए वे पुराने और सुस्त नियमों को बर्दाश्त नहीं कर सके। जब से येज़िवेन गश्ती दूत बने थे, उन्होंने अतीत के सुस्त माहौल को दूर कर दिया था। इसलिए वह स्वाभाविक रूप से दूसरों की तुलना में अधिक मान्यता प्राप्त थे। मानव जाति के कुछ युवा विशेषज्ञ जूली की ओर घूरते हुए अपने पैरों पर खड़े हो गए। जूली, तुमने क्या कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सम्राट के बारे में उसकी पीठ पीछे बात करने की? क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? मानव जाति के एक युवा विशेषज्ञ ने उदासीनता से कहा। क्या मैं गलत हूँ? फैंग यीतियान, ऐसा लगता है कि आपने पिछली बार से सबक नहीं सीखा है। आप अभी भी बाहर कूदने की हिम्मत कर रहे हैं। आप वास्तव में मौत को दावत दे रहे हैं। जूली ने मानव जाति के उस युवा विशेषज्ञ की ओर उदासीनता से देखा और उदासीनता से कहा। मानव जाति के उस युवा विशेषज्ञ फैंग यीतियान का चेहरा लाल हो गया। वह एक क्षण के लिए निःशब्द हो गया।
जाहिर है पिछले एक्सचेंज में उन्हें बड़ा नुकसान हुआ था। तुमने हमारे मानव जाति के सम्राट को अपमानित करने का साहस किया। यह मत सोचो कि तुम आज आसानी से जा सकते हो, मानव जाति के एक अन्य युवा विशेषज्ञ ने जोर से कहा। फिर मैं तुम्हें भी सबक सिखाऊंगा। वैसे भी हम सत्य चर्चा सम्मेलन में लड़ने जा रहे हैं। क्या तुम एक एक करके लड़ना चाहते हो या सभी से एक साथ लड़ना चाहते हो? जूली को कोई परवाह नहीं थी। उसने उदासीनता से बस इतना ही कहा। अभिमानी, मानव जाति के युवा विशेषज्ञों ने गुस्से में उसे डांटा। अचानक इसी समय बाहर से एक स्पष्ट और मधुर आवाज सुनाई दी। भाइयों, नाराज मत होइए, वह सिर्फ एक जोकर है। आपको खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं है। उसे मेरे पास छोड़ने के बारे में क्या ख्याल है? प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।